आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 5 देखेंगे, जो कि ये बताता है कि कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं। अब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि ओकेजन, कॉज या इफेक्ट दिखाता है फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट का, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। या फिर कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि स्टेट ऑफ थिंग्स बता रहा है, जिसके अंडर में जो है क्या कहते हैं फैक्ट इन इशू या कोई रेलेवेंट फैक्ट हुआ है, तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। या ऐसा फैक्ट जो कि अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हो फॉर द अकरेंस ऑफ फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट, तो वो भी रेलेवेंट हो जाता है। अब हम लोग इसको एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो ओकेज़न क्या होता है? ओकेज़न का मतलब ये होता है कि कोई भी सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो कि ये दिखा रहा हो, जो प्रोवाइड कर रहा हो ओकेज़न की, जब कोई जो फैक्ट इन इशू था या जो रेलेवेंट फैक्ट हुआ वो हुआ है, ठीक है। अभी इसको आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझ पाएंगे। फिर हम देखते हैं कॉज। कॉज क्या होता है? कॉज का बेसिकली मतलब ये होता है कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि ये बता रहा हो कि कोई जो फैक्ट इन इशू था या जो रेलेवेंट फैक्ट था वो हुआ ही क्यों हुआ। वो वाई का जो आंसर है ना, वही कॉज दिखाता है। इफेक्ट क्या है? इफेक्ट मतलब जब कोई एक्ट होता है तो उसके पीछे जो भी चीज़ें रह जाती हैं जिसको देख के हमें पता चल पाए कि अच्छा हुआ क्या था, तो वो चीज़ें जो है वो ऐसे फैक्ट्स जो है इफेक्ट्स दिखाते हैं और वो फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं। अब हम इन सभी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक लड़की होती है जो अपने घर में अकेले होती है और उसके मदर एंड फादर जो है बाहर गए होते हैं, ठीक है। अब उसका अकेले होना घर पे वो जो है ओकेज़न दिखाता है, ठीक है। अब हम कॉज की बात कर लेते हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि वो जो लेडी होती है, जो लड़की होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। तो उसके जो बॉयफ्रेंड होता है उसने उसका मर्डर किया होता है। तो यहाँ पे हमारा कॉज क्या हो जाता है? मोटिव कॉज क्या हो जाता है कि वो जो है अपने अफेयर को उससे छुपाने के लिए सबसे वो उसका मर्डर करता है, ठीक है। और मर्डर के दौरान जो है जो नियर बाई प्लेस होती है जो मर्डर की, वहाँ पे जो है जो मर्डर था उसके फुटप्रिंट्स के निशान मिलते हैं, ठीक है। और ये आपको दिखाता है कि उसका इफेक्ट, ठीक है, जिससे कि हमें पता चल पा रहा है। और जो स्ट्रगल के जो मार्क्स थे जो है ग्राउंड्स पे, वो ये दिखा रहा था कि मर्डर कैसे हुआ था। अब हम अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि मौका दिखा रहा हो कि वो फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट कैसे हो गया, ठीक है। और स्टेट ऑफ थिंग की बात करें तो स्टेट ऑफ थिंग मतलब कि जो है एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो कि मतलब जो प्रिंसिपल फैक्ट जो फैक्ट इन इशू या तो रेलेवेंट फैक्ट था, उसके बैकग्राउंड की कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके चलते वो मतलब फैक्ट वो एक्ट हुआ, ठीक है। जैसे कि हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था उसमें जो है अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो उस लड़की का अपने कॉटेज में अकेले होना एक अपॉर्चुनिटी दिखाता है। आई अंडरस्टैंड कि अपॉर्चुनिटी और आप क्या कहते हैं ओकेज़न में थोड़ा सा ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसलिए आपको वो एक ही लग रहा होगा, बट कई कई जगह पे ये अलग भी होता है, बट मोस्टली हाँ आपको ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब हम सेक्शन 6 समझ लेते हैं। सेक्शन 6 ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि मोटिव या प्रिपरेशन दिखाता है फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट का, तो वो जो है रेलेवेंट होता है और उस फैक्ट का हम एविडेंस दे सकते हैं। अब मोटिव क्या होता है? मोटिव बेसिकली जो है इंड्यूसमेंट होता है फॉर डूइंग एनी एक्ट, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हो कि मोटिव बेसिकली अ रीज़न कि वाई अ पर्सन डज दैट एक्ट, ठीक है। कोई पर्सन क्यों वो एक्ट करा, उसके पीछे का जो रीज़न होता है वो मोटिव होता है, ठीक है। एंड मोटिव हर केस में मतलब वैसे रेलेवेंट होता है, बट वो कभी भी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं हो सकता है। सिर्फ उसके बेसिस पे अगर मोटिव प्रूफ हो जाए तो किसी पर्सन को कन्विक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके लिए अदर एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। साथ ही आप ये भी समझें कि जहाँ पे अगर डायरेक्ट एविडेंसेस हैं तो वहाँ पे मोटिव एक्चुअली इररेलेवेंट हो जाता है, बट जहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है वहाँ पे मोटिव एक्चुअली थोड़ा इंपॉर्टेंस उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लूप होल्स को फुलफिल करता है, ठीक है। अब आगे हम समझ लेते हैं। तो सेक्शन 6 ये भी कहता है कि कंडक्ट ऑफ द मतलब कुछ लोगों का कंडक्ट भी रेलेवेंट होता है। अब वो किसका रेलेवेंट होता है? वो कहता है पार्टीज टू द सूट। अब पार्टीज टू द सूट से मेरा मतलब ये होता है कि अगर सिविल सूट है तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो आप एक्यूज्ड या फिर जो है क्या कहते हैं इंजर्ड पर्सन कह सकते हैं, उसका उनका कंडक्ट रेलेवेंट होगा, या फिर उनके एजेंट का भी कंडक्ट रेलेवेंट होता है। अब कंडक्ट क्यों रेलेवेंट होता है? तो कंडक्ट के पीछे का रीज़न ये होता है कि कहा जाता है कि अगर आपका गिल्टी माइंड है तो वो आपके कंडक्ट में भी वो गिल्टीनेस शो हो जाती है, इसीलिए हमेशा जो है कंडक्ट जो है पर्सन का रेलेवेंट होता है। पर ये जो कंडक्ट होता है ना वो हमेशा और हमेशा जो है फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट्स के रेफरेंस में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी कंडक्ट किसी भी पार्टी का रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। वो पार्टीज टू द सूट होना चाहिए, कंडक्ट हमेशा रेफरेंस में ही होना चाहिए फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के। इसे हम आगे एग्जाम्पल से भी समझेंगे।
साथ ही कंडक्ट जो है क्या कहते हैं, ये प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है, जो रेलेवेंट फैक्ट है या फैक्ट इन इशू है उसके। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो वाइफ जो है अपने हस्बैंड के मर्डर की एक्यूज्ड होती है, ठीक है। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि जो वाइफ होती है अपने हस्बैंड के मर्डर से पहले जो है उसके विल के बारे में इंक्वायरी करती है। ये उसकी प्रीवियस कंडक्ट दिखा रहा है, ठीक है। और उसका मोटिव क्या है, उसको पता चलता है कि उसके हस्बैंड के डेथ के बाद पूरी प्रॉपर्टी उसकी होगी। और आफ्टर द सब्सिक्वेंट मतलब मर्डर होने के बाद एक दिन उसके सामने कोई कहता है कि पुलिस आ रही है और वो उसे पता चल चुका है कि एक्यूज कौन है, उसे पकड़ने। तो वो भाग जाती है। ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिखाता है और ये कंडक्ट जो है रेलेवेंट होगा कोर्ट में, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं स्टेटमेंट पे। कंडक्ट तो रेलेवेंट है, ठीक है, बट क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टेटमेंट क्यों रेलेवेंट नहीं है। तो हाँ, यूजली स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं होते क्योंकि ये बहुत ईजी होता है कि कोई भी इंसान जो है फॉल्स स्टेटमेंट जो है बोल सकता है, बट फॉल्स कंडक्ट पुट अप करना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए। अच्छा, ऐसे दो सर्कमस्टेंसेज हैं जो कि सेक्शन 6 में ही आपको दिया हुआ है कि कब जो है स्टेटमेंट्स रेलेवेंट होंगे। पहला है कि जब स्टेटमेंट जो है एक्ट से ही अकम्पनीड हो, मतलब एक्ट के साथ स्टेटमेंट भी किया जाए, स्टेटमेंट बोला जाए। या फिर दूसरा कि जब कोई एक्ट जो हम जो बोल रहा है स्टेटमेंट, वो साथ ही में कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि उसके स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो भी वो रेलेवेंट होगा। जैसे कि ए कहता है कि बी ने मेरा रेप किया है, ठीक है, बट वो केस फाइल नहीं कर रही है। तो केस फाइल नहीं कर रही है तो उस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है। बट अगर वो कहती है कि ए कहती है कि बी ने मेरा रेप किया है और साथ ही में कंप्लेन फाइल करती है, तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि उसका कंडक्ट यहाँ पे उसके स्टेटमेंट को अकम्पनी कर रहा है या फिर आप कह सकते हो एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा दूसरा एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जब किसी पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट हो और उस इंसान के सामने कोई ऐसा स्टेटमेंट बोला जाए जो कि फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो, और उसके प्रेजेंस में जब वो स्टेटमेंट बोला गया तो वो स्टेटमेंट उस पर्सन के कंडक्ट को जो है अफेक्ट करता है। और अगर वो स्टेटमेंट उस पर्सन के कंडक्ट को अफेक्ट किया तो वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रेलेवेंट हो जाता है। अब इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। बी जो है सी के प्रेजेंस में ये कहता है कि एफ ने मेरी वॉच चोरी कर ली है, ठीक है। अब एफ वेज जो है वहाँ पे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो ये उसका कंडक्ट जो है रेलेवेंट होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन जिसने चोरी नहीं की होती तो वो रिस्पॉन्ड ज़रूर देता, तो इसीलिए उसका कंडक्ट रेलेवेंट हो जाता है।